बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, फ़राग गोगी के नाम से भला कौन वाकिफ़ नहीं है। उनके कारनामों के हवाले से भी आप सब बखूबी जानते हैं और बिलख़ुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में फ़राग गोगी एक किरदार के तौर पर लोग जानते थे। आज से फ़राग गोगी की करप्शन की एक दास्तान सामने आ चुकी है, होशरुबा किस्म की दास्तान। एक तो मेरे ख़्याल में आप लोगों ने आज टीवी स्क्रीन से में ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में उनकी करप्शन की दास्तान जो है सुनी भी होगी और फिर आप लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में देखी भी ज़रूर होगी। लेकिन हम आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को ये बताएँगे कि आखिरकार ये फ़राग गोगी की करप्शन कैसे सामने आई है, किसने सामने लाई है और कैसे एक नेटवर्क जो है इस हवाले से बाकायदा मुतहरिक करने के बाद उनकी करप्शन को सामने लाया जा चुका है। वहीं साथ-साथ इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये भी बताएँगे कि आखिरकार इस पूरी गेम और इस पूरी करप्शन के जो मरकज़ी जो किरदार थे उस्मान बुज़दार साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब, आखिरकार उसको छूट क्यों मिली है? वो बिल्कुल साइट हैं, उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। आखिर सब जो हैं फ़राग गोगी को ही फ़ोकस क्यों कर रहे हैं? हालाँकि असल जो किरदार है वो तो साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे, फिर उनको छूट क्यों मिली है? इसकी वजह क्या है? ये भी बताएँगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों को फ़राग गोगी की करप्शन की जो दास्तान आज सामने आ चुकी है, उस हवाले से जिनको मालूम नहीं है, उनकी उनके मालूमात में इज़ाफ़े के लिए उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज फ़राग गोगी साहिबा की करप्शन की जो दास्तान सामने आ चुकी है, उसमें ये बताया जा रहा है कि फ़राग गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का इज़ाफ़ा हुआ है और फ़राग गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों की खुद वो तस्लीम भी कर चुकी हैं, वो मालिक थी। जबकि फ़राग गोगी के गैर ज़ाहिरी मगर मिल्कियती असासे 3,825 मिलियन रुपए थे। और नाज़रीन, फ़राग गोगी ने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 सालों में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में उन 3 सालों में ज़ाहिरी असासों में 420% और गैर ज़ाहिरी शुद्धा जो असासे हैं उसमें 15 15,300% का इज़ाफ़ा हुआ है। ये असासे फ़राग गोगी की ज़ाती मिल्कियत है, जबकि एसएच जमील गुजर और बाकी रिश्तेदार जो हैं और हिस्सेदारों के असासे इस बारे में अ, एसईसीपी के रिकॉर्ड के मुताबिक फ़राग गोगी कई कंपनियों की बाकायदा वो हिस्सेदार भी हैं और उसके अलावा कई प्राइवेट लिमिटेड्स जो कंपनियां हैं उनके भी वो हिस्सेदार रह चुकी हैं। उसमें 6 से 7 मुख्तलिफ कंपनियों का बताया गया है। उसके अलावा 3 दिसंबर 2019 को प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट माहदे के तहत बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड जो है पीटीआई की हुकूमत को मिले और फ़राग गोगी 19 जुलाई 2021 को प्रॉपर्टी टाइकून से 240 कनाल ज़मीन अपने नाम करवाई। ये 240 कनाल जो ज़मीन थी कीमती ज़मीन थी और ये फ़राग गोगी को रिश्वत के तौर पर उनके हिस्से के तौर पर जो है बाकायदा उनके नाम पर मुंतकिल की गई है। इस रिश्वत के एवज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 460 मिलियन रुपए हर्जाना केस को पैरवी से इज्तनाब किया और 3 दिसंबर 2019 को प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट माहिदा किया गया। बरतानिया की एनसीए से 190 मिलियन पाउंड पीटीआई हुकूमत को मिले और फ़राग गोगी ने 2018 में ऐलान की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी उसने भरपूर फ़ायदा उठाया और उसके अलावा पोस्टिंग और फिर ट्रांसफरिंग का जो मामला था उसमें भी सरकारी ठेकों की मद में बतौर रिश्वत वो कई रकम ले चुकी है और रकम में तकरीबन 499 मिलियन रुपए से ज़ायद का वो काला धन जो है वो रेगुलराइज जो है वो करवा चुकी है। और उसके अलावा नाजरीन, चक्री रोड के एरिया में 200 कनाल अराजी जो है वो ज़मीन फ़राग गोगी की मिल्कियती मगर गैर ज़ाहिर शुद्धा है और उसके अलावा कई और जराइम है जिसमें ये मुलविस रही है और लेकिन उसके बाद जो है ये बताया जा रहा है कि फ़राग गोगी जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स की तादाद जो है वो 2019 से 2021 तक उनके बैंक अकाउंट्स के जो तादाद है उसमें इजाफा हो चुका है और 226 मिलियन रुपए 2018 से 2022 तक एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट रहे। जबकि फ़राग गोगी एसएच जमील गुजर और उसके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक के अकाउंट्स सामने आए हैं। इन अकाउंट्स की कुल मालियत जो है साढ़े 14 अरब रुपए है, जबकि ये पैसे चेयरमैन पीटीआई के फ्रंटमैन के तौर पर लिया जा चुका है। ये वो तमाम करप्शन की मुख्तसर से एक दास्तान जो हमने आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की। ये दास्तान सिर्फ और सिर्फ जो है फ़राग गोगी के हवाले से है कि फ़राग गोगी ने इतनी करप्शन की है। जबकि फ़राग गोगी तो एक किरदार ज़रूर है, उन्होंने करप्शन की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पूरी गेम के जो असल जो किरदार हैं वो हैं उस्मान बुज़दार।
عثمان بزدار سے کوئی نہ پوچھ رہا ہے اور نہ ان سے کوئی تحقیقات ہو رہی ہے۔ اور عثمان بزدار کے دور حکومت میں آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں باقاعدہ جو ایس سی کی تعیناتی کی جو پوسٹیں تھیں، اس پہ بھی کئی گھپلے ہوتے تھے اور باقاعدہ لوگ پیمنٹ کر کے پیسے دے کر وہ بڑے بڑے پوسٹوں میں آتے تھے، جس میں ایس سی اور ڈی سی تک بھی اپوائنٹ کیے جاتے تھے صرف اور صرف پیسے دے کر۔ تو یوں اس طرح کئی کرپشن کی جا چکی ہے ان کے دور حکومت میں، اور وہ عمران خان کے بہت ہی قریبی تھے اور بہت ہی ان کے فیورٹ جو سی ایم تھے ان میں سے ایک تھے، اور کھلی چھوٹ تھی اس وقت عثمان بزدار کو، لیکن اس وقت جو کرپشن ہو چکی ہے اس کے حوالے سے تو آج تحقیقات عثمان بزدار سے نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عثمان بزدار نے جو ہی تحریک انصاف کا مشکل وقت آیا اور تحریک انصاف کا سورج غروب ہو رہا تھا اور عمران خان پر مشکل وقت آ رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا وہ اعلان کر چکے ہیں، اور پھر انہوں نے تحریک انصاف سے کنارہ کشی جو تھی انہوں نے اختیار وہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ان سے نہ کوئی پوچھ رہا ہے، نہ تحقیقات ہو رہی ہیں، بالکل اس کو سائٹ کنارہ کیا گیا ہے۔ تو اس سے تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں، یہ جو تمام دستان کرپشن کی سامنے لائی جا رہی ہے، تو یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں پاکستان میں کوئی بہتر نظام کے لیے یا مقصد جو ہے وہ احتساب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک شخص سے کو ہی نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے یہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اگر مقصد احتساب ہو تو پھر اس کرپشن کے جو اصل جو کردار ہے اس کو بے نقاب کرتے، جس میں عثمان بزدار ہے اور خود بشرا بی بی ہے اور دیگر جو لوگ ہیں اس کے دور حکومت میں پنجاب میں جو عہدوں پر کام کر چکے ہیں، وہ تمام ڈی سی اے سی سے لے کر چیف سیکرٹری اور سیکرٹری تک جو ہے وہ تمام لوگ بھی ملوث ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جو بندے اس کے ساتھ رہے ہیں اس کی ٹیم میں وہ سب بھی تو ملوث ہیں۔ آخرکار ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے؟ عثمان بزدار سے تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ انہوں نے کیا تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد کیا ان کے تمام گناہ معاف ہو گئے، یا پھر وہ کرپشن جو کی جا چکی ہے ان کے دور حکومت میں اس سے وہ مبرہ ہو گئے، یعنی ان سے اب احتساب کا عمل کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا؟ تو میرے خیال میں یہ پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے یا پھر احتساب کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو نقصان پہنچانا ہی ہے۔ تو یوں اس وقت فراغ ہوگی جو ہی پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا ایک عدم اعتماد کے ذریعے، تو اس کے بعد ہی فراغ ہوگی نے پاکستان سے باہر جانے پہ انہوں نے اپنے لیے عافیت سمجھی اور وہاں سے یہاں سے وہ نکل گئی پاکستان سے اور خود کو انہوں نے بچایا۔ لیکن عثمان بزدار تو یہی ہے، لیکن ان سے تحقیقات نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، فراغ گوگی سے یہ تمام چیزیں کیسے سامنے لائی جا رہی ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے ایف آئی اے کی باقاعدہ ایک ٹیم جو ہے اسپیشل ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی، اور اس ٹیم نے باقاعدہ دبئی تک جا کر تحقیقات کر کے بہت سے شواہد انہوں نے اکٹھے کیے تھے، اور کافی عرصے سے فراغ گوگی کے کرپشن کی دستان جو ہے وہ جمع کی جا رہی تھی، اور بہت سی چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد جو ہیں اس کو اب جوڑا جا رہا ہے، اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ، تاکہ پتہ چلیں کہ کرپشن یہ اتنی جو کرپشن ہو چکی ہے اس کے اصل حقدار کون ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ملٹری جو انٹیلیجنس ہے، جس میں خفیہ ادارے ہیں، آئی ایس آئی ہے اور ایف آئی اے ہے، آئی بی ہے، یہ تمام اداروں کے پاس اس سے بھی زیادہ انفارمیشن موجود ہے۔ یہ جو فراغ گوگی کرپشن کے حوالے سے آپ لوگ نے ابھی سنا کہ ان کی جو کرپشن کی داستانیں سامنے آ چکی ہیں، جس میں ان کے 15,300% سے زیادہ جو اضافہ ہو چکا ہے ان کی جائیداد میں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سے جو 3 سالوں میں جو منی لانڈرنگ کی گئی ہے وہ تو تقریباً 60 سے 70 ارب سے زیادہ روپے کی کرپشن جو ہیں وہ پاکستان سے مختلف طریقوں سے باہر منتقل کیا جا چکا ہے انہی تحریک انصاف کے دور حکومت میں۔ اس سے پہلے جو کرپشن ہو چکی ہے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، وہ تو اپنی جگہ میں ہے۔ یہ 3 سالوں میں فراغ گوگی اور چند ان کرداروں کے ذریعے جو پاکستان سے جو لوٹی ہوئی رقم باہر منتقل کی گئی، اگر اس کی پوری ریکارڈ اگر سامنے رکھا جائے تو تقریباً 60 سے 70 ارب سے زیادہ پیسے بن جاتے ہیں۔ تو فراغ گوگی ملک سے باہر جانے کے بعد ان کے خلاف تحقیقات تو ضرور ہو رہی ہیں، لیکن وہ پاکستان اس کو لانا آسان نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی باہر ہیں، سکون سے ہیں، ان کے شوہر بھی باہر ہیں، احسن جمیل گجر۔ تو اس وقت جو اصل کردار ہے پاکستان میں، یہ ممکن ہے، یہ خدشہ ہے میرا کہ ممکن ہے کہ جو پاکستان میں عثمان بزدار ہیں
उनसे पूछा गया होगा, उनसे भी तहकीकात की गई होंगी, तो मेरे ख़्याल में उस्मान बुज़दार ने ये तमाम इन्फॉर्मेशन उनको देने पे वो ज़रूर मजबूर हुए होंगे कि मेरी जान छोड़ दें, बस आप तहकीकात करें, फराह गोगी और इनके खिलाफ तमाम शवाहिद तो तमाम जो रिकॉर्ड है, वो मैं आप लोगों को फराहम करूँगा। ये मुमकिन है क्योंकि वो एक किरदार थे और मरकज़ी किरदार थे, उनको ट्रैप किया गया और फिर उसके बाद जो है, दीगर जो किरदार थे, उन तक पहुँचने में इनको आसानी हो गई। आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ मज़ीद शिकंजा टाइट किया जाएगा और मज़ीद इस तरह के जो किरदार हैं वो सामने लाए जाएँगे और चंद मज़ीद जो रहनुमा हैं वो भी बाकायदा सुल्तानी गवाह बनकर सामने आएँगे और फिर वो भी तोते की टै-टै की तरह बाकायदा इमरान खान की करप्शन की दास्तानें जो हैं वो मीडिया के सामने रखेंगे। यूँ पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मीडिया में भी इलेक्शन के करीब एक ज़बरदस्त ट्रायल किया जाएगा और उनको नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर बात की जाए तो मेरे ख़्याल में ग्राउंड रियलिटीज़ पंजाब में बिलख़ुसूस ये बताती हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अगर अभी इलेक्शन छोड़ा जाए और बाकायदा साफ़ व शफ़ाफ़ किस्म की अगर इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सकें, अगर होने की सूरत में तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मार्जिन के साथ जो है वो सीटें हासिल करने में कामयाब हो सकती है। क्योंकि इस वक़्त पंजाब में वो लोग भी इमरान खान के वोटर हैं जो मुमकिन है तहरीक-ए-इंसाफ के दौर हुकूमत में उनको नहीं चाहते थे या फिर उनको वोट कास्ट नहीं कर चुके थे इससे पहले या फिर उनके दौर हुकूमत में उनके वोटर होने के बावजूद भी उनकी कारकर्दगी की वजह से वो बहुत ज़्यादा मायूस थे और उनसे बहुत दूर हो चुके थे उनकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से। वो भी अब बाकायदा इमरान खान के हक़ में बोलते हैं और सिर्फ़ बोलते ही नहीं बल्कि उनके एक बेहतरीन सपोर्टर और वोटर बन चुके हैं। तो ग्राउंड में ये नज़र आ रहा है कि अगर छोड़ा जाए खुलम-खुला तो मेरे ख़्याल में इनके लिए स्पेस किसी सूरत नहीं मिल सकती है इमरान खान को हराने के लिए। तो अब ये प्लान तरतीब दिया जा चुका है कि पंजाब समेत मुल्क के दीगर सूबों में बाकायदा इमरान खान के खिलाफ शिकंजा टाइट किया जाएगा और जो भी शख्स तहरीक-ए-इंसाफ के बाकायदा टिकट पर वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेगा, उनको उम्मीदवार बनने की कोशिश करेगा, तो उनका शिकंजा इतना टाइट किया जाएगा कि कोई इनका टिकट लेने की भी बाकायदा गलती नहीं करेगा। यानी इनके बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार भी नहीं होगा। और उसके अलावा देखा जाएगा कि वोट बैंक को तैयार करने के लिए मुतहरिक जो कारकुन होते हैं या डिविज़नल सतह पर या ज़िले की लेवल पर जो नुमाइंदे होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, उनको भी इतना टॉर्चर किया जाएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ के नाम पर कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो इसको बाकायदा एक बेहतरीन तरीके से वो अपने अंजाम तक इनको पहुँचाने में कामयाब होंगे। यूँ एक ऐसी दांधली की जाएगी जिनके सबूत फराहम करने में तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।